सभी को जय हिंद प्रिय स्टूडेंट्स। आज का इस क्लास में आप सभी को होने वाला है आधुनिक भारत का इतिहास, मॉडर्न हिस्ट्री का मोस्ट सेलेक्टेड क्वेश्चन, जो कि एनसीईआरटी सार संग्रह बुक से सेलेक्टेड किया गया है और अलग बुक से भी सेलेक्टेड क्वेश्चन लिया गया है। मतलब एनसीईआरटी बुक से सारा क्वेश्चन ये सीरीज तैयार किया गया है, जो कि महत्वपूर्ण 150 क्वेश्चन जो कि हर एक एग्जाम में पूछने की संभावना बनती है। सारा इम्पोर्टेंट बुक से सारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें सेलेक्टेड कर दिया गया है। तो आप सभी के लिए ये इम्पोर्टेंट क्लास देखना अति महत्वपूर्ण हो जाएगा एग्जाम की दृष्टि से। तो चलिए पहला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है भारत में पुर्तगाली राजधानी कौन सी थी? भारत में पुर्तगाली राजधानी कौन सी थी? गोवा थी, कोची, कालीकट या फिर किन्नौर? तो भारत में पुर्तगाली राजधानी कौन सी थी? तो इसका राइट आंसर आप सभी को बताना होगा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गोवा। भारत में पुर्तगाली राजधानी कौन सी थी? गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, और जो क्वेश्चन लगे हमें याद ना हो, क्लास में याद कर जाने की कोशिश कीजिए। अगला क्वेश्चन है, बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्री में से कौन सी फैक्ट्री पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी? बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से कौन सी पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी? बंदेल, चिनसुरा, हुगली या फिर श्रीरामपुर? तो बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से कौन सी पुर्तगाली द्वारा स्थापित की गई थी? तो इसका राइट आंसर होगा हुगली। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए है, आप सभी को बताना है सूरत में अंग्रेजों को फैक्ट्री खोलने की आज्ञा देने के लिए फरमान जारी करने वाला पहला मुगल सम्राट कौन सा था? तो सूरत में अंग्रेजों को फैक्ट्री खोलने की आज्ञा देने के लिए फरमान जारी करने वाला पहला मुगल सम्राट कौन था? अकबर, जहांगीर, शाहजहां या फिर औरंगजेब? तो सूरत में अंग्रेजों की फैक्ट्री खोलने की आज्ञा देने के लिए फरमान जारी करने वाला पहला मुगल सम्राट कौन सा था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जहांगीर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। मैं हर एक क्वेश्चन को 2 से 3 बार रिपीट करूंगा, ताकि जो स्टूडेंट को याद ना हो वो क्लास में ही याद कर जाने का कोशिश कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप सभी को बताना है कि निम्नलिखित में से कहाँ के भारतीय शासक ने सन 1639 ईस्वी में अंग्रेजों ने मद्रास का पट्टा प्राप्त किया था? निम्नलिखित में से कहाँ के भारतीय शासन से सन 1639 ईस्वी में अंग्रेजों ने मद्रास का पट्टा प्राप्त किया था? बीजापुर के शासन से, या गोलकुंडा के शासन, या फिर चंद्रगिरी के शासन, या फिर मैसूर के शासन? तो निम्नलिखित में से कहाँ का भारतीय शासन से 1639 में अंग्रेजों ने मद्रास का पट्टा प्राप्त किया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर चंद्रगिरी। चंद्रगिरी भारतीय शासक था जिससे 1639 में अंग्रेजों ने मद्रास का पट्टा प्राप्त कर लिया था। ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगिरी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए है, आप सभी को बताना है भारत में क्षेत्रीय शासन स्थापित करने वाला पहला यूरोपीय राष्ट्र कौन सा था? तो भारत में क्षेत्रीय शासन स्थापित करने वाला पहला यूरोपीय राष्ट्र कौन था? ब्रिटेन या फिर हॉलैंड, या फिर फ्रांस, या फिर पुर्तगाल? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर पुर्तगाली इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आप सभी को बताना है, क्वेश्चन है गोवा में सती प्रथा समाप्त करने वाला पुर्तगाली गवर्नर कौन था? गोवा में सती प्रथा समाप्त करने वाला पुर्तगाली गवर्नर कौन था? अल्बुकर्क, या फिर केब्राल, या फिर अल्मीडिया, या फिर डी ब्रेग्राजा? तो गोवा में सती प्रथा समाप्त करने वाला
पहला पुर्तगाली गवर्नर कौन था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर अल्बुकर्क। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आप सभी को बताना है। अगला क्वेश्चन है कि मद्रास किस दुर्ग के साथ संबंधित है? मद्रास किस दुर्ग के साथ संबंधित है? सेंट जॉर्ज दुर्ग, विलियम दुर्ग, सेंट डेविस दुर्ग या सेंट जॉन दुर्ग? तो मद्रास किस दुर्ग के साथ संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सेंट जॉर्ज दुर्ग इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए है। क्वेश्चन है अंग्रेज शासक चार्ल्स द्वितीय को किसकी राजकुमारी से विवाह करने के लिए बम्बई दहेज में दिया गया था? अंग्रेजी शासक चार्ल्स द्वितीय को किसकी राजकुमारी के साथ विवाह करने के लिए बम्बई दहेज में दिया गया था? फ्रांस, पुर्तगाल, हॉलैंड या डेनमार्क? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर पुर्तगाल। पुर्तगाल की राजकुमारी से विवाह करने के लिए चार्ल्स द्वितीय को बम्बई दहेज में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए है। आप सभी को बताना है कि किस युद्ध के साथ भारत में ब्रिटिश को फ्रांसीसी चुनौती का अंत हुआ? मतलब कि किस युद्ध में ब्रिटिश को फ्रांसीसी चुनौती का अंत हुआ? प्लासी का युद्ध से, बक्सर का युद्ध से, बांडीवास का युद्ध से या श्रीरंगपट्टम का युद्ध से? तो किस युद्ध के साथ भारत में ब्रिटिश को फ्रांसीसी चुनौती का अंत हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बांडीवास का युद्ध। बांडीवास का युद्ध जब हुआ तो ब्रिटिश को फ्रांसीसियों चुनौती का अंत हुआ। अगला क्वेश्चन आप सभी को बताना है। अगला क्वेश्चन है कौन से पुर्तगाली ने ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू की थी? कौन सी पुर्तगाली ने ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू की थी? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा या फिर अल्फोंसो डी एल्बुक्रेर या फ्रांसिस कैरन या फिर फ्रांसिस मार्टिन? तो कौन से पुर्तगाली ने ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू किया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आप सभी को बताना है। क्वेश्चन है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेजी गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था? ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित कर दिया गया था? अंगियर को या जॉन चाइल्ड्स को या सर जॉन गियर को या फिर सर निकोलस वेट को? तो ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित कर दिया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जॉन चाइल्ड इज द राइट आंसर। जॉन चाइल्ड को, जो कि अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर था, उसे औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित कर दिया गया था। इसका राइट आंसर होगा जॉन चाइल्ड। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए है कि वह कौन सा अंग्रेज था जिसने 1760 ईस्वी में वांडीवास का युद्ध में काउंट डी लैली को पराजित किया था? तो वह कौन सा अंग्रेज जनरल था जिसने 1760 ईस्वी में वांडीवास का युद्ध में काउंट डी लैली को पराजित किया था? जनरल फोर्ड, जनरल हैमिल्टन, जनरल हैरिस या जनरल आयरकूट? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जनरल आयरकूट। जनरल आयरकूट ने ही 1760 ईस्वी में वांडीवास के युद्ध में काउंट डी लैली को पराजित किया था। अगला क्वेश्चन आप सभी का है। आप सभी को बताना है अवध का अंतिम नवाब कौन था? अवध का जो अंतिम नवाब था वो कौन था? वाजिद अली खां, वजीर अली, सआदत अली
या फिर सआदत खां। तो अवध का अंतिम नवाब कौन था? तो इसका राइट आंसर आप सभी को बताना होगा। तो इसका राइट आंसर होगा वाजिद अली खान। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए है, आप सभी को बताना है तथाकथित ब्लैक होल घटना, तथाकथित ब्लैक होल घटना का एक तरफा विवरण हमें किस से प्राप्त होता है? तथाकथित ब्लैक होल घटना का एक तरफा विवरण हमें किस तरह से प्राप्त होता है? विलियम हैमिल्टन से, या जॉन सनमैन से, या हालवेल से, या स्टीफेन से। तो तथाकथित ब्लैक होल का घटना एक तरफा विवरण हमें किस से प्राप्त होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर हारवेल से। ऑप्शन नंबर हारवेल इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए है, आप सभी को बताना है कि 1756 ईस्वी में कलकत्ता पर नवाब सिराजुद्दौला द्वारा आक्रमण किए जाने का तत्कालीन कारण क्या था? मतलब 1756 ईस्वी में कलकत्ता पर जो कि नवाब सिराजुद्दौला ने आक्रमण किया था, तो उसका तत्कालीन कारण क्या था? तो आप सभी को तत्कालीन कारण के बारे में बताना है कि तत्कालीन कारण क्या था। अंग्रेज कंपनी द्वारा आदेशित व्यापार कर अदा करने से इनकार कर देना। अगला है, या अंग्रेजों ने नवाब के विरुद्ध से उसे गद्दी से हटाने का षड्यंत्र किया था, या फिर सिराजुद्दौला अंग्रेजों को बंगाल से बाहर खरीदना चाहता था, या फिर कलकत्ता के किलोबंदी को ध्वस्त करने से अंग्रेजों का इनकार करना था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों पर हमला करने का तत्काल कारण क्या था? कि कलकत्ता की किलाबंदी को ध्वस्त करने से अंग्रेजों का इनकार करना, अंग्रेजों ने मना कर दिया था, इसलिए ने सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों पर तत्काल हमला का तैयारी किया। अगला क्वेश्चन आप सभी को बताना है कि निम्नलिखित में से किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा गया? निम्नलिखित में से किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा गया? अल्बुकर्क को, या फिर रॉबर्ट क्लाइव को, या फ्रांसिस डुप्ले को, या रॉबर्ट कॉर्नवालिस को। तो निम्नलिखित में से किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा गया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर रॉबर्ट क्लाई। रॉबर्ट क्लाई को स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा गया है। अगला क्वेश्चन आप सभी को बताना है कि निम्नलिखित में से किस संधि के परिणाम स्वरूप तृतीय एंग्ल मैसूर युद्ध का समापन हो गया था? तो निम्नलिखित में से किस युद्ध के परिणाम स्वरूप तृतीय एंग्लो मैसूर युद्ध समाप्त हो गया था? सेरिंगपट्टम की संधि, या फिर पुरंदर की संधि, या इलाहाबाद की संधि, या सलवई की संधि। तो किस संधि के बाद परिणाम स्वरूप तृतीय एंग्लो मैसूर युद्ध समाप्त हो गया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सेरिंगकापट्टम की संधि। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आप सभी को बताना होगा, क्वेश्चन है कि किस ब्रिटिश जनरल ने हैदर अली को पोर्टो नोवो के युद्ध में हराया था? किस ब्रिटिश जनरल ने हैदर अली को पोर्टो नोवो के युद्ध में हराया था? कैप्टन पोपहेम, या फिर सर आयलकुट, या सर हेक्ट मुनरो, या जनरल गोडार्ड। तो किस ब्रिटिश जनरल ने हैदर अली को पोर्टो नोवो के युद्ध में हराया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सर आयरकुट इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए है, आप सभी को बताना है कि सिखों को एक सैनिक एवं लड़ाकू समुदाय में परिवर्तन करने का श्रेय किसे है? सिखों को एक सैनिक एवं लड़ाकू समुदाय में परिवर्तन करने का श्रेय किसे जाता है? गुरु हरगोविंद को, गुरु गोविंद सिंह को, गुरु अर्जुन देव को, या गुरु तेज बहादुर को। तो सिखों के एक सैनिक एवं लड़ाकू समुदाय में परिवर्तन करने का श्रेय किसे जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा गुरु हरगोविंद को। ऑप्शन नंबर ए इज द
राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए है। आप सभी को बताना है कि किस सिख गुरु ने 1699 में आनंदपुर साहिब में खालसा की स्थापना की थी? किस सिख गुरु ने 1699 में आनंदपुर साहिब में खालसा का स्थापना किया था? गुरु नानक देव देव ने, या फिर गुरु गोविंद सिंह, या गुरु अर्जुन देव, या इनमें से कोई नहीं? तो किस सिख गुरु ने 1699 में आनंदपुर साहिब में खालसा की स्थापना की? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गुरु गोविंद सिंह इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी, गुरु गोविंद सिंह जी ने सिख गुरु के 1699 में आनंदपुर साहिब में खालसा का स्थापना किए थे। खालसा का स्थापना कौन किए थे? तो गुरु गोविंद सिंह ने कब किए थे? 1699 ईस्वी में किए थे। अगला क्वेश्चन आप सभी को लिए है। आप सभी को बताना है कि 1857 की क्रांति में कहाँ एक बड़ी मात्रा में अंग्रेज आदमी एवं औरतों को सुरक्षा व्यवहार का वादा करके मौत के घाट उतार दिया गया था? तो 1857 की क्रांति में कहाँ एक बड़ी मात्रा में अंग्रेजों के द्वारा आदमी एवं औरतों को सुरक्षा व्यवहार का वादा करके मौत का घाट उतार दिया गया था? लखनऊ में, कानपुर में, दिल्ली में, या इलाहाबाद में? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर कानपुर में। कानपुर में इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए है। आप सभी को बताना होगा कि 1857 की क्रांति के नेताओं से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंगा था? तो 1857 की क्रांति के नेताओं में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंगा था? कुंवर सिंह का, नाना साहब का, तात्या टोपे का, या फिर मंगल पांडे का? तो किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंगा था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तात्या टोपे। तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंगा था। अगला क्वेश्चन आप सभी को बताना होगा कि ब्रिटिश से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई का देहांत कहाँ पर हुआ था? ब्रिटिश से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई का देहांत कहाँ पर हुआ था? वाराणसी में, कालपी में, या फिर मोराल में, या झांसी में? तो ब्रिटिश से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई का देहांत कहाँ पर हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कालपी में। कालपी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आप सभी को बताना होगा, आप सभी के लिए अगला क्वेश्चन है कि किसने कहा इतने समय से करोड़ों लोग भूख और अज्ञान में रहे हैं? मैं हर व्यक्ति को देशद्रोही समझता हूँ जिन्होंने उनके ही पैसे से पढ़कर उनके लिए कुछ नहीं किया। ये कौन कहे थे? स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, बी.जी. तिलक, या फिर जी.के. गोखले? तो किन्होंने कहा था कि इतने समय से करोड़ों लोगों भूख और अज्ञान में रहते हैं और मैं हर व्यक्ति को देशद्रोही समझता हूँ जिन्होंने उनके ही पैसे से पढ़कर उनके लिए कुछ नहीं किया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद जी ने ही कहे थे। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए है। आप सभी को बताना होगा कि निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने राजा राम मोहन राय को अपने दूत के रूप में लंदन भेजा था? निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने राजा राम मोहन राय को अपने दूत के रूप में लंदन भेजा था? आलमगीर द्वितीय, या फिर शाह आलम द्वितीय, या फिर अकबर द्वितीय, या बहादुर शाह द्वितीय? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी,
अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को अपने दूत के रूप में लंदन भेजा था। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए है, आप सभी को बताना होगा कि रामकृष्ण मिशन के बारे में कौन सा कथन गलत है। रामकृष्ण मिशन के बारे में कौन सा कथन गलत है। यह शुद्ध ऑप्शन है, वह शुद्ध वैदिक सिद्धांत को मानते थे। ऑप्शन है, उसका उद्देश्य मनुष्य का उच्चतम आध्यात्मिक विकास था। ऑप्शन है, वह मूर्ति पूजा का निषेध करता था। ऑप्शन है, वह विज्ञान और टेक्नोलॉजी के आधुनिक विकास को स्वीकार करता था। तो रामकृष्ण मिशन के बारे में कौन सा कथन गलत है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, वह मूर्ति पूजा का निषेध करता था। अगला क्वेश्चन आप सभी को बताना होगा कि राजा राम मोहन राय ने निम्नलिखित में से किसका विरोध नहीं किया था। राजा राम मोहन राय ने निम्नलिखित में से किसका विरोध नहीं किया था। बाल विवाह, सती प्रथा, प्रत्यक्ष शिक्षा या मूर्ति पूजा। तो राजा राम मोहन राय ने निम्नलिखित में से किसका विरोध नहीं किया था, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रत्यक्ष शिक्षा। प्रत्यक्ष शिक्षा इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए है, आप सभी को बताना होगा कि किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था और ना ही उसके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। तो किसने कहा था कि कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था और ना ही उसके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। लॉर्ड डफरिन, सर सैयद अहमद या लॉर्ड कर्जन या फिर एक ऑप्शन और होगा लाला लाजपत राय। तो इसका राइट आंसर आप सभी को बताना होगा कि किसने कहा था कि कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था और ना ही उसके द्वारा सोचा गया योजनाबद्ध किया गया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर लॉर्ड डफरिन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए है, आप सभी को बताना होगा कि निम्नलिखित अखबारों में से कौन सा मुख्यतः उम्मीदवादियों की नीति का प्रचारक था। निम्नलिखित अखबारों में से कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नियुक्ति का प्रचारक था। न्यू इंडिया, लीडर, यंग इंडिया या फ्री प्रेस जर्नल। तो निम्नलिखित अखबारों में से कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीति का प्रचारक था, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर न्यू इंडिया। न्यू इंडिया मुख्यतः उदारवादियों नीति का प्रचारक था। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आप सभी को बताना होगा कि शिमला का सन्यासी के नाम से कौन विख्यात थे। शिमला के सन्यासी के नाम से कौन विख्यात थे। लॉर्ड रिपन, ए.ओ. ह्यूम, लॉर्ड बेवेल या फिर जॉन स्ट्रैची। तो शिमला का सन्यासी के नाम से कौन विख्यात हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए.ओ. ह्यूम। ए.ओ. ह्यूम इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए है, आप सभी को बताना होगा कि दादा भाई नौरोजी ने अंग्रेजों द्वारा किए गए किस कार्य को अनिष्ट की संज्ञा दी थी। दादा भाई नौरोजी ने अंग्रेजों द्वारा किए गए किस कार्य को अनिष्ट की संज्ञा दी थी। इसका ऑप्शन है भारतीय परंपरागत उद्योगों का विनाश या सभी उच्च पदों पर अंग्रेजों की भर्ती या धन का निकास या फिर निलहों द्वारा भारतीयों के साथ किए गए व्यवहार। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, धन के निकास। धन के निकास इज द राइट आंसर, जिसे अनिष्टों का अनिष्ट कहे थे कौन, दादा भाई नौरोजी ने। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए है, आप सभी को बताना होगा कि किस घटना से कहा गया कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में
आतंकवादी गतिविधियों की शुरुआत हुई है? तो किस घटना से कहा गया है कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलनों में आतंकवादियों गतिविधियों की शुरुआत हुई है? मदन लाल धिंगड़ा द्वारा करजन बाइली की हत्या, या फिर उधम सिंह द्वारा जनरल डायर की हत्या, या फिर चापेकल बंधुओं द्वारा प्लेग आयुक्त रेंड की हत्या, या फिर प्रफुल्ल चाकी द्वारा किंग्सफोर्ड की हत्या? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चापेकर बंधुओं द्वारा प्लेग आयुक्त रेंड की हत्या। इसी घटना के द्वारा कहा गया था कि आतंकवादी गतिविधियों की शुरुआत हुई है। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए है। आप सभी को बताना होगा कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं, यह कथन किसका है? कांग्रेस के लोग पदों के लिए भूखे हैं, यह कथन किसका है? गोपाल कृष्ण गोखले, लोकमान्य तिलक, बिपिन चंद्र पाल, या फिर बंकिम चंद्र चटर्जी? तो कांग्रेस के लोग पदों के लिए भूखे हैं, यह कथन किसका है? तो इसका राइट आंसर होगा बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा कहा गया था। अगला क्वेश्चन आप सभी को बताना होगा कि कौन सा युग्म सही नहीं है। आप सभी को दिया गया है कि कौन सा युग्म सही नहीं है। देखना है, बेलगांव अधिवेशन 1924 में महात्मा गांधी ने किए थे, या फिर कलकत्ता अधिवेशन 1928 में सरोजनी नायडू ने किए थे, या हाजीपुर अधिवेशन 1938 में सुभाष चंद्र बोस ने किए थे, या मेरठ अधिवेशन 1946 में अर्चना कृपलानी ने किए थे। तो निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन सुमेलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, कलकत्ता अधिवेशन 1928 में सरोजनी नायडू किए थे। ये ऑप्शन सही नहीं है। अगला क्वेश्चन आप सभी को बताना होगा कि किसने कहा मुस्लिम सुरक्षा की मांग कर मुखता कर रहे हैं तथा हिंदू उसे अस्वीकार कर उसे बड़ी मूर्खता कर रहे हैं? तो किसने कहे थे कि मुस्लिम सुरक्षा की मांग कर मूर्खता कर रहे हैं तथा हिंदू उसे अस्वीकार करके बड़ी मूर्खता कर रहे हैं? जवाहरलाल नेहरू, अब्दुल कलाम आज़ाद, मोहम्मद अली, या सुभाष चंद्र बोस? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर अब्दुल कलाम आज़ाद इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए है। आप सभी को बताना होगा कि निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन के भारत पहुंचने पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था? निम्नलिखित में से कैबिनेट मिशन जब भारत आया था तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? आप सभी को बताना होगा अब्दुल कलाम आज़ाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी, या फिर असफ अली? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जेबी कृपलानी। जेबी कृपलानी उस समय के कांग्रेस का अध्यक्ष थे जिस समय कैबिनेट मिशन भारत में आया था। अगला क्वेश्चन आप सभी को बताना होगा। अगला है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किसने भीख मांगने वाली संस्था कहा था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किसने भीख मांगने वाली संस्था कहा था? बी.सी. पाल ने, तिलक ने, अरविंद घोष ने, या इनमें से कोई नहीं? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किसने भीख मांगने वाली संस्था कहा था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर अरविंद घोष ने। अरविंद घोष ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को भीख मांगने वाली संस्था कहा था। अगला क्वेश्चन आप सभी को बताना होगा। क्वेश्चन है कि मैं अनिश्चयवादी क्यों हूँ शीर्ष पुस्तक के लेखक मतलब लिखी गई थी किसके द्वारा? वी.के. दत्त द्वारा, भगत सिंह द्वारा, राजगुरु द्वारा, या फिर यश पाल द्वारा? तो मैं अनिश्चयवादी क्यों हूँ शीर्ष पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर भगत सिंह द्वारा। भगत सिंह द्वारा यह पुस्तक लिखी गई थी कि मैं अनिश्चयवादी क्यों हूँ। अगला क्वेश्चन आप सभी को बताना होगा। क्वेश्चन है कि रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखी गई जन गण मन
सर्वप्रथम जनवरी 1912 में किस नाम से प्रकाशित हुआ था? रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा जो लिखी गई थी जन गण मन सर्वप्रथम जनवरी 1912 में किस नाम से प्रकाशित हुआ था? तो इसका ऑप्शन है तत्वबोधिनी, या फिर भारत विधाता, या राष्ट्रीय जागृत, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर भारत विधाता। भारत विधाता के नाम से प्रकाशित हुआ था। अगला क्वेश्चन आप सभी को बताना होगा। क्वेश्चन है आपके लिए कि भगत सिंह और उसके साथियों ने किसका बदला लेने के लिए ब्रिटिश अधिकारी जॉन सॉन्डर्स की हत्या की थी? राम प्रसाद बिस्मिल की मौत के, या फिर चौरा चोरी घटना में ग्रामीणों की मौत के, या फिर लाला लाजपत राय की मौत के, या फिर जलियांवाला बाग नरसंहार के? तो भगत सिंह और उनके साथियों ने किसका बदला लेने के लिए ब्रिटिश अधिकारी जो जॉन सॉन्डर्स की हत्या हुई थी, तो किसके बदले में किए थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर लाला लाजपत राय की हत्या के बदले में किए थे। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए है। आप सभी को बताना होगा कि बाल गंगाधर तिलक किसके अपना राजनीतिक गुरु कहते हैं? बाल गंगाधर तिलक किसे अपना राजनीतिक गुरु कहते हैं? स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, या फिर शिशिर कुमार घोष, या फिर दादा भाई नौरोजी? तो बाल गंगाधर तिलक किसे अपना राजनीतिक गुरु कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा शिशिर कुमार घोष। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए है। आप सभी को बताना होगा कि भारत की थियोसॉफिकल सोसाइटी का संस्थापक कौन थे? भारत की थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? एनी बेसेंट, या फिर बोमेश्वर चंद्र बनर्जी, या राम प्रसाद बिस्मिल, या सुभाष चंद्र बोस? तो इसका राइट आंसर होगा कि भारतीय थियोसॉफिकल सोसाइटी का संस्थापक कौन थे? तो राइट आंसर होगा एनी बेसेंट। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। एनी बेसेंट इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए है। आप सभी को बताना होगा कि 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ था? 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ था? ढाका में, कराची में, अलीगढ़ में, या लखनऊ में? तो 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर कराची। कराची में हुआ था, इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए है। आप सभी को बताना होगा कि रॉलेट एक्ट के विरोध में किसने लगान ना देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था? रॉलेट एक्ट के विरोध में किसने लगान ना देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था? अबुल कलाम आज़ाद, या फिर गांधी जी, या फिर रविंद्रनाथ टैगोर, या स्वामी श्रद्धानंद? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, स्वामी श्रद्धानंद ने यह सुझाव दिए थे। अगला क्वेश्चन आप सभी को बताना होगा कि निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस के अधिकारी इतिहास के रचयिता थे? तो निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस के आधिकारिक इतिहास के रचयिता थे? सी राजगोपालाचारी, जे.बी. कृपलानी, या फिर पट्टाभी सीतारमैया, या सरदार पटेल? तो निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस के आधिकारिक इतिहास के रचयिता थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पट्टाभी सीतारमैया इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन आप सभी को बताना होगा। क्वेश्चन है 31 मार्च 1931 को हुई गांधी इरविन समझौता में निम्नलिखित में से कौन सी बात समाविष्ट नहीं थी? 31 मार्च 1931 में हुई गांधी इरविन समझौता में
निम्नलिखित में से कौन सी बात समाविष्ट नहीं थी? सविनय अवज्ञ आंदोलन रोक दिए जाएगा, या फिर सभी राजनीतिक बंदी मुक्त कर दिए जाएंगे, या फिर कांग्रेस द्वितीय गोल में सम्मेलन में भाग नहीं लेगी, या फिर वायसराय काउंसिल में भारतीय सदस्यों की संख्या बढ़ा दी जाएगी। तो 31 मार्च 1931 को हुई गांधी इरविन समझौता में निम्नलिखित में से कौन सी बात समाविष्ट नहीं थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लेगी, इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आप सभी को बताना होगा कि किस राष्ट्रीय नेता ने पाकिस्तान के प्रश्न पर मुसलमान लीग का समर्थन करते हुए 1942 में कांग्रेस से इस्तीफा दिया था? तो किस राष्ट्रीय नेता ने पाकिस्तान के प्रश्न पर मुसलमान लीग के समर्थन करते हुए 1942 में कांग्रेस से इस्तीफा दिया था? S.C. केपलकर ने, या सी राजगोपालाचारी ने, या भोला भाई देसाई ने, या फिर सरदार पटेल ने? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राजगोपालाचारी इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए है, आप सभी को बताना होगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष निर्वाचित होने वाले प्रथम यूरोपीय कौन था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष निर्वाचित होने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था? ए.ओ. ह्यूम था, या जॉर्ज इले, या फिर विलियम बेडवर्ग, या फिर अल्फ्रेड बेबेज? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष निर्वाचित होने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जॉर्ज इले। जॉर्ज इले इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आप सभी को बताना होगा कि भारतीय इतिहास में 5 मार्च 1931 के एक महत्वपूर्ण तिथि है, क्योंकि इस दिन क्या हुआ था? 5 मार्च 1931 एक महत्वपूर्ण तिथि आप सभी को बताना होगा। इस दिन क्या हुआ था? महात्मा गांधी जी ने प्रसिद्ध दांडी मार्च यात्रा का प्रारंभ किया था, या फिर नमक सत्याग्रह के नाम से विख्यात असहयोग आंदोलन शुरू करने के लिए महात्मा गांधी को गिरफ्तार किया था, या प्रथम गोल मेज कॉन्फ्रेंस लंदन में प्रारंभ हुई थी, या फिर गांधी इरविन समझौता हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गांधी इरविन समझौता हुआ था। गांधी एवं इरविन के बीच समझौता संपन्न हुआ था। अगला क्वेश्चन आप सभी को बताना होगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अनुरोध पर 1938 में एक राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया गया था, उसके अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अनुरोध पर 1938 में एक राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया गया था, उसका अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या फिर डॉक्टर अशोक मेहता, या फिर पट्टाभी सीतारामैया, या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अनुरोध पर 1938 में एक राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया गया था, उसका अध्यक्ष आप सभी को बताना होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर पंडित जवाहरलाल नेहरू इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए है, आप सभी को बताना होगा कि स्वाधीनता हमारा लक्ष्य है और हिंदुत्व की हमारी आकांक्षा पूरी कर सकती है, यह कथन किसकी है? स्वाधीनता हमारा लक्ष्य है और हिंदुत्व की हमारी आकांक्षा पूरी कर सकती है, यह कथन किसका है? अरविंद घोष, लोकमान्य तिलक, या देवेंद्र नाथ टैगोर, या फिर राम गोपाल घोष? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अरविंद घोष इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आप सभी को बताना होगा, अगला क्वेश्चन है आप सभी के लिए कि किस स्थान पर नौसेना ने 1946 में
भारत में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध खुला विद्रोह कर दिया था? किस स्थान पर नौसेना ने 1946 में भारत में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध खुला विरोध कर दिया था? मुंबई, कलकत्ता, मद्रास या फिर कोची? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मुंबई इज द राइट आंसर। मुंबई इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए है। आप सभी को बताना होगा कि महात्मा गांधी और उसकी विचारधारा से प्रभावित होने वाला पहला जनजाति नेता कौन था? महात्मा गांधी और उनके विचारधारा से प्रभावित होने वाला पहला जनजाति नेता कौन था? जदोनांग या फिर रानी गौडिन्क्यू या फिर अल्लूरी सीताराम राजू या फिर ठक्कर बापा? तो महात्मा गांधी और उनके विचारधारा से प्रभावित होने वाला पहला जनजाति नेता कौन था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ठक्कर बापा इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आप सभी को बताना होगा। क्वेश्चन है आप सभी के लिए कि वर्ष 1920 में लाहौर में राजा लाजपत राय द्वारा उर्दू का कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया गया था? 1920 में लाहौर में लाजपत राय द्वारा उर्दू समाचार कौन सा प्रारंभ किया गया था? वंदे मातरम या फिर पीपल या फिर ट्रिब्यू या फिर अर्जुन? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है देखते हैं। वंदे मातरम। 1920 में लाहौर में राजा लाजपत राय द्वारा उर्दू समाचार पत्र कौन सा प्रारंभ किया गया था? तो वंदे मातरम इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए होगा। आप सभी को बताना होगा कि निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारामैया को पराजित किया था? निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव जब हो रहा था तो सुभाष चंद्र बोस जी ने पट्टाभी सीतारामैया को पराजित किया था, मतलब हराया था? हाजीपुर अधिवेशन 1938, त्रिपुरा अधिवेशन 1939, लाहौर अधिवेशन 1929 या मद्रास अधिवेशन 1927? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, त्रिपुरी अधिवेशन 1939 ईस्वी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन में आप सभी को बताना होगा। क्वेश्चन है आप सभी के लिए कि निम्नलिखित में से किसने रविंद्रनाथ टैगोर को महान प्रहारी कहा था? निम्नलिखित में से किसे रविंद्रनाथ टैगोर को महान प्रहारी कहा था? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने, महात्मा गांधी ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने या सुभाष चंद्र बोस ने? तो निम्नलिखित में से किसने रविंद्रनाथ टैगोर को महान प्रहारी कहा था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए है। आप सभी को बताना होगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस वार्षिक सत्र में पूर्ण स्वराज का संकल्प अपनाया गया था? मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस वार्षिक सत्र में पूर्ण स्वराज का संकल्प अपनाया गया था? बम्बई, लाहौर, कलकत्ता या फिर मद्रास? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर लाहौर। लाहौर इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए है। आप सभी को बताना होगा कि पूर्ण क्रांति का अभियान किसके द्वारा किया गया था? पूर्ण क्रांति का अभियान किसके द्वारा किया गया था? महात्मा गांधी जी के द्वारा, भगत सिंह जी के द्वारा या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा या जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा? तो पूर्ण क्रांति का अभियान किसके द्वारा किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जयप्रकाश नारायण के द्वारा इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए है। आप सभी को बताना होगा कि द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ
किसकी आत्मकथा है? द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ किसकी आत्मकथा है? बाल गंगाधर तिलक या महात्मा गांधी या फिर लाला लाजपत राय या फिर गोपाल कृष्ण गोखले। तो इसका राइट आंसर होगा कि किसके द्वारा द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ की आत्मकथा है। तो राइट आंसर होगा महात्मा गांधी की ये आत्मकथा है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए है। आप सभी को बताना होगा कि ए नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ए नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक के लेखक कौन है? राम मोहन राय ने या सुरेंद्र नाथ बनर्जी या फिर बी.जी. तिलक ने या एस.सी. बोस ने। तो ए नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सुरेंद्र नाथ बनर्जी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए है। आप सभी को बताना होगा कि इंडिपेंडेंस लेबर पार्टी के संस्थापक कौन थे? इंडिपेंडेंस लेबर पार्टी के संस्थापक कौन थे? आर श्रीनिवास, बी आर अम्बेडकर, सी राजगोपालाचारी, लाला लाजपत राय। तो इंडिपेंडेंस लेबर पार्टी के संस्थापक कौन थे? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी वी आर अम्बेडकर इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आप सभी को बताना होगा कि वह कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे जिसने सन 1942 में क्रिप्स के साथ तथा शिमला कॉन्फ्रेंस में बावले के साथ बर्ताव किए थे? तो आप सभी को बताना होगा कि वह कांग्रेस अध्यक्ष कौन था जिसने सन 1942 में क्रिप्स के साथ तथा शिमला कॉन्फ्रेंस में बावेल के साथ बर्ताव किया था? अबुल कलाम आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू, जे.बी. कृपलानी या सी राजगोपालाचारी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अबुल कलाम आज़ाद इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए है। आप सभी को बताना होगा कि वार एंड पीस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? वार एंड पीस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? आर.एन. टैगोर के द्वारा या सरोजिनी नायडू के द्वारा या लियो टॉल्स्टॉय के द्वारा या लेनिन के द्वारा? तो वार एंड पीस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो इसका राइट आंसर आप सभी को बताना होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर लियो टॉल्स्टॉय के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आप सभी को बताना होगा कि वह औरत कौन है जिसने स्वतंत्रता के समय लड़ने के लिए भारतीय महिलाओं को जागृत में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उन्हें भारत को कोकिला के नाम से भी जाना जाता है? विजय लक्ष्मी पंडित, दुर्गाबाई देशमुख, सरोजिनी नायडू या फिर मैडम भिकाजी कामा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सरोजिनी नायडू इज द राइट आंसर। सरोजिनी नायडू ने भारत में स्वतंत्रता के लिए महिलाओं को जागरूक किया था, जिन्हें कोकिला भी कहा जाता है, भारत की कोकिला सरोजिनी नायडू। अगला क्वेश्चन आप सभी को बताना होगा। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए है कि धरती सभी के लालच के लिए नहीं बल्कि सभी की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्राप्त साधन उपलब्ध करती है, यह कथन किसने कहा था? धरती जो है सभी के लालच के लिए नहीं बल्कि सभी की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्राप्त साधन उपलब्ध कराती है, यह कथन किसने कहा था? गुरु नानक देव ने, महात्मा गांधी ने, पोप पॉल 6 ने या फिर श्रीमती इंदिरा गांधी ने। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर महात्मा गांधी जी ने कहे थे। महात्मा गांधी जी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए है। आप सभी को बताना होगा
कि सरोजिनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया का खिताब किसने दिया था? सरोजिनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया का खिताब किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू, रविंद्रनाथ टैगोर, राजेंद्र प्रसाद या फिर महात्मा गांधी? तो सरोजिनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया का खिताब किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर होगा महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आप सभी को बताना होगा कि पहली टेलीग्राफ लाइन लॉर्ड डलहौजी द्वारा 1852 में किसके बीच शुरू की गई थी? पहली टेलीग्राफ लाइन जो कि लॉर्ड डलहौजी के द्वारा 1853 में किसके बीच शुरू की गई थी? मुंबई एवं थाने के बीच, कलकत्ता और मद्रास के बीच, मुंबई और आगरा के बीच, या कोलकाता एवं आगरा के बीच? तो पहली टेलीग्राफ लाइन लॉर्ड डलहौजी द्वारा 1885 में किसके बीच शुरू की गई थी? तो इसका राइट आंसर आप सभी को बताना होगा। तो राइट आंसर होगा कलकत्ता एवं आगरा के बीच। कलकत्ता एवं आगरा इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए है भारत में लड़कियों की पढ़ाई हेतु किसने कार्यालय अनुमोदन दिलवाया था? तो भारत में लड़कियों की पढ़ाई हेतु किसने कार्यालयी अनुमोदन दिलवाया? डलहौजी ने, विलियम बेंटिंक ने, या हार्डिंग ने, या फिर एलन ब्रॉट ने? तो भारत में लड़कियों की पढ़ाई हेतु किसने कार्यालय अनुमोदक दिलवाया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डलहौजी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आप सभी को बताना होगा कि लॉर्ड बेलेस्ली की सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला निजाम कौन था? लॉर्ड बेलेस्ली के सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला निजाम कौन था? सलावत जंग, या फिर निजाम अली, या फिर मुजफ्फर जंग, या सिकंदर? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर निजाम अली। निजाम अली इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए है, आप सभी को बताना होगा कि सर चार्ल्स वुड ने 1854 में शैक्षिक स्थिरता ड्रॉप की, तब वह क्या था? मतलब सर चार्ल्स वुड ने 1854 में शैक्षिक स्थिरता ड्रॉप की, तब उस समय क्या था? भारत का राज्य सचिव, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का अध्यक्ष, या फिर बोर्ड ऑफ कंट्रोल का अध्यक्ष, या फिर इंग्लैंड का प्रधानमंत्री? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कोर्ट ऑफ डायरेक्ट का अध्यक्ष था सर चार्ल्स वुड ने, जो कि 1854 में शैक्षिक स्थिरता ड्राफ्ट किया था। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए है, आप सभी को बताना होगा कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थाई बंदोबस्त किसने के साथ किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थाई बंदोबस्त किसके साथ किया था? किसान, जमींदार, या फिर खेतिहर मजदूर, या फिर ठेकेदार? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थाई बंदोबस्त किसने के साथ किया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जमींदारों के साथ किया था। जमींदार इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए है, आप सभी को बताना होगा कि कौन सा वायसराय अपनी अंडमान यात्रा के दौरान एक कैदी का शिकार हो गए? तो कौन सा वायसराय ने अपने अंडमान यात्रा के दौरान एक कैदी का शिकार हो गए? लिटन, रिपन, मियो, या फिर करजन? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मियो। मियो इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए है, आप सभी को बताना होगा कि भारत में अस्थाई बंदोबस्त के विषय में कौन सा एक कथन सही नहीं है? आप सभी को 4 कथन दिया गया है, कौन सा कथन सही नहीं है अस्थाई बंदोबस्त के बारे में जो चुनना है। पहला है, इसकी शुरुआत लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा की गई, इसको बंगाल और बिहार में कार्यान्वित किया गया, जमींदार केवल मालगुजारे संग्रह थे, भूमि के स्वामी नहीं, या फिर कृषकों की हैसियत घटाकर काश्तकार की रह गई।
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जमींदार केवल मालगुजारी संग्राहक थे, भूमि के सुधारक नहीं। यह एक ऑप्शन सही नहीं है। अगला क्वेश्चन आप सभी को बताना होगा। क्वेश्चन है कि कॉर्नवालिस ने टीपू सुल्तान के विरुद्ध में जो त्रिदलीय गुट बनाया था उसमें कौन शामिल थे? कॉर्नवालिस ने टीपू सुल्तान के विरुद्ध में जो त्रिदलीय गुट बनाया था उसमें कौन शामिल थे? अंग्रेज, निजाम और मराठे, अंग्रेज, निजाम और अवध, अंग्रेज, निजाम और कर्नाटक, अंग्रेज, मराठे और कर्नाटक। तो कॉर्नवालिस ने टीपू सुल्तान के विरुद्ध जो त्रिदलीय गुट बनाया था उसमें कौन कौन शामिल थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर अंग्रेज, निजाम और मराठे इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आप सभी को बताना होगा। अगला क्वेश्चन है आप सभी के लिए कि 1855 में संस्थालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? 1885 में संस्थालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? इसका ऑप्शन है इसका ऑप्शन दिया गया है कैप्टन नेक फेविले, या फिर लेफ्टिनेंट वास्टिन, या मेजर वारो, या फिर कर्नल वाइट्स। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मेजर वारो इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए है। आप सभी को बताना होगा कि हिस्ट्री ऑफ द इंडियन म्यूनिटी नामक पुस्तक निम्नलिखित में से किसने लिखी है? हिस्ट्री ऑफ द इंडियन म्यूटिनीस नामक पुस्तक किसने लिखी है? वी नेपियर, या फिर चार्ल्स बेल, या फिर जी मैल्सन, या चार्ल्स ग्रिफिथ। तो हिस्ट्री ऑफ द इंडियन म्यूटिनी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जी मैल्सन। जी मैल्सन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आप सभी को बताना होगा। अगला क्वेश्चन है महाराष्ट्र में विडो रीमैरेज एसोसिएशन तथा दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना का श्रेय किसे है? महाराष्ट्र में विडो रीमैरेज एसोसिएशन तथा ढक्कन एजुकेशन एसोसिएटी की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? आत्माराम पांडुरंगा को, या फिर आर.डी. भंडाकर को, या फिर महादेव गोविंद रानाडे को, या फिर गोपाल हरि देशमुख को। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, महादेव गोविंद रानाडे को। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए है। आप सभी को बताना होगा किस अधिवेशन के अंतर्गत भारतीय परिषद को समाप्त किया गया था? किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय परिषद को समाप्त किया गया था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, या उपयुक्त में से किसी नहीं। तो किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय परिषद को समाप्त किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए है। आप सभी को बताना होगा। आप सभी के लिए है कोलकाता से प्रकाशित उदंड मार्तंड अखबार का प्रकाशन किसने किया था? कोलकाता से प्रकाशन हुआ था उदंड मार्तंड अखबार, जिसका प्रकाशन किसने किया था? पंडित सुंदरलाल, पंडित जुगल किशोरी, पंडित अमृतलाल, या पंडित मोतीलाल नेहरू। तो कोलकाता में प्रकाशित उदंड मार्तंड अखबार का प्रकाशन किसने किए थे? तो इसका राइट आंसर होगा पंडित जुगल किशोरी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए है। आप सभी को बताना होगा कि बम्बई में मजदूरों का सम्मेलन सर्वप्रथम किसके द्वारा आयोजित किया गया? तो बम्बई में मजदूरों द्वारा सम्मेलन सर्वप्रथम किसके द्वारा आयोजित किया गया? एन.एम. जोशी के द्वारा, या फिर
या फिर बीपी बाडिया के द्वारा, या अरुणा आसफी के अली के द्वारा, या फिर लोखंडे के द्वारा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, एन.एम. जोशी के द्वारा किया गया था। बम्बई में मजदूरों का सम्मेलन सर्वप्रथम किए थे एन.एम. जोशी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए है। आप सभी को बताना होगा कि उराव विद्रोह का नेता कौन था? उराव विद्रोह का नेता कौन था? जतरा भगत, या फिर जोरिया भगत, या फिर कान्हा भगत, या फिर बुद्धो भगत? तो उराव विद्रोह का नेता कौन था? तो इसका राइट आंसर आप सभी को बताना होगा। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जात्रा भगत इज द राइट आंसर। जात्रा भगत इज द राइट आंसर, जो कि ओबरा विद्रोह का नेता थे। अगला क्वेश्चन आप सभी को बताना होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित जोड़ियों में से कौन सी सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है जो देखना है? रैयतबाड़ी बंदोबस्त मद्रास, या फिर तालुकदारी बंदोबस्त मुंबई, या फिर अस्थाई बंदोबस्त बंगाल, या फिर महालवाड़ी बंदोबस्त उत्तर पश्चिम प्रांत? तो निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तालुकदारी बंदोबस्त मुंबई इज द राइट आंसर। ये सुमेलित नहीं है, बाकी सभी सुमेलित हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए है। आप सभी को बताना होगा कि इंडियाइज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक कौन है? इंडियाइज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक कौन है? ताराचंद्र, एस.एन. सेन, आर.सी. मजूमदार, या फिर बिपिन चंद्र? तो इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बिपिन चंद्र। बिपिन चंद्र इज द राइट आंसर, जो कि इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए है। आप सभी को बताना होगा कि भारत में कैबिनेट मिशन किस लिए भेजा गया था? भारत में जो कैबिनेट मिशन आया था किस लिए भेजा गया था? एक राष्ट्रीय सरकार स्थापित करने के लिए, या फिर शक्ति के अंतरण के लिए एक संवैधानिक व्यवस्था निश्चित करने के लिए, या फिर पाकिस्तान के लिए जिन्ना की मांग को स्वीकार करने के लिए, या फिर भारत को आज़ादी देने से इनकार करने के लिए? तो भारत में कैबिनेट मिशन किस लिए भेजा गया था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि शक्ति के अंतरण के लिए एक संवैधानिक व्यवस्था निश्चित करने के लिए भेजा था कैबिनेट मिशन। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए है। आप सभी को बताना होगा कि भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था? भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था? ऑप्शन है वी.आर. अम्बेडकर, ऑप्शन है वी.एन. राव द्वारा, ऑप्शन है के संथानम द्वारा। तो भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर वी.एन. राव द्वारा। वी.एन. राव इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए है। आप सभी को बताना होगा कि महात्मा ज्योतिबा फुले का वास्तविक नाम क्या था? ज्योतिराव गोविंद राव, ज्योतिराव महेंद्र राव, ज्योतिराव सुरेश राव, ज्योतिराव विजया राव? तो महात्मा ज्योतिबा फुले का वास्तविक नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ज्योतिबा राज गोविंद राज इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए है कि मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तेलंगाना, मालाबार, या फिर मराठवाड़ा, या फिर विदर्भ? तो मोपला विद्रोह कहाँ हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर मालाबार। मालाबार इज द राइट आंसर, जो कि मोपला विद्रोह हुआ था। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए है। आप सभी को बताना होगा कि बाबा रामचंद्र ने कहाँ पर किसान को संगठित किया था? बाबा
रामचंद्र ने कहाँ पर किसानों को संगठित किया था? अवध में, बिहार में, बंगाल में या फिर आंध्र में? तो बाबा रामचंद्र ने कहाँ पर किसानों को संगठित किया था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अवध में। अवध इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए है। आप सभी को बताना होगा कि निम्नलिखित में से कौन प्रथम नेता था जिसने भारत में मजदूर आंदोलन का संगठित किया था? तो भारत में प्रथम नेता कौन था जिसने भारत में मजदूर आंदोलन संगठित किया था? बीपी बाडिया, लाला लाजपत राय या फिर एनएम लोखंडे या फिर एनसी रंगा? तो निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम नेता था जिसने भारत में मजदूर आंदोलन संगठित किया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बीपी बाडिया। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए है। आप सभी को बताना होगा महात्मा गांधी ने अहमदाबाद के निकट साबरमती के किनारे पर एक आश्रम बनाया था। महात्मा गांधी ने अहमदाबाद के निकट साबरमती के किनारे पर एक आश्रम बनाया था। इसे क्या कहा जाता था? इसे क्या कहा जाता था? स्वाध्याय आश्रम, हरिजन आश्रम, सत्याग्रह आश्रम या स्वराज आश्रम? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सत्याग्रह आश्रम कहा गया था। अगला क्वेश्चन आप सभी को बताना होगा। क्वेश्चन है आप सभी के लिए कि निम्नलिखित में से किसने कहा था कि विदेशी वस्तुओं को बर्बादी ही उसके साथ सर्वोच्च व्यवहार है? विदेशी वस्तुओं को बर्बादी ही उसके साथ सर्वोच्च व्यवहार है, यह किसने कहा था? तो इसका ऑप्शन है आप सभी के लिए रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, चिरंजन दास या सुभाष चंद्र बोस? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए है। आप सभी को बताना होगा कि महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल या फिर श्री राजगोपालाचारी या सुभाष चंद्र बोस? तो महात्मा गांधी को सर्वप्रथम पिता किसने कहा था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सुभाष चंद्र बोस इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए है। आप सभी को बताना होगा कि गांधी के नाम से पहले महात्मा जोड़ा गया, किस कारण से गांधी के नाम से पहले महात्मा जोड़ा गया? चंपारण सत्याग्रह के दौरान, रॉलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह के दौरान या 1919 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन में या खिलाफत आंदोलन के समय? तो महात्मा गांधी को महात्मा नाम में जोड़ा गया महात्मा किस कारण से? तो इसका राइट आंसर होगा चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी को महात्मा जोड़ा गया। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए है। आप सभी को बताना होगा कि निम्नलिखित में से किसने गांधी जी को सर्वप्रथम महात्मा के तौर पर संबोधित किया था? महात्मा गांधी को सर्वप्रथम महात्मा के तौर पर किसने संबोधित किया था? जवाहरलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय, रविंद्रनाथ टैगोर या सुभाष चंद्र बोस? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रविंद्रनाथ टैगोर इज द राइट आंसर। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने ही महात्मा गांधी को सर्वप्रथम महात्मा के तौर पर संबोधित किए थे। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए है। आप सभी को बताना होगा कि भारतीय कपड़ा व्यापारी, बैंकर, कांग्रेसी तथा महात्मा गांधी के निकट सहयोगी हैं, यह उपयुक्त विवरण है। भारतीय कपड़ा व्यापारी तथा बैंकर तथा कांग्रेस तथा महात्मा गांधी के निकट सहयोगी है, यह उपयुक्त किसने कहा था? जीडी बिरला का, एम.आर. जयकर का या जमनलाल बजाज का या फिर बी.एस. श्रीनिवास शास्त्री का? तो भारतीय कपड़ा व्यापार, बैंकर, कांग्रेसी तथा महात्मा गांधी का निकट सहयोगी है, यह उपयुक्त विवरण किसने कहे थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी,
जमनालाल बजाज, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए है कि स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीब अंग्रेज मित्र कौन थे? स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीब अंग्रेज मित्र कौन थे? रेवरेंड थॉमस मूर, या फिर ए.ओ. ह्यूम, या फिर रेवरेंड चार्ली एंड्रूज, या फिर विलियम बाबेल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर रेवरेंड चार्ली एंड्रूज, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए है, आप सभी को बताना होगा कि भारत की स्वाधीनता के समय महात्मा गांधी क्या थे? कांग्रेस कार्यकारिणी समिति के सदस्य थे, या फिर कांग्रेस के सदस्य नहीं थे, या कांग्रेस के अध्यक्ष थे, या कांग्रेस के महासचिव थे? तो भारत की स्वाधीनता के समय महात्मा गांधी क्या थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए है, आप सभी को बताना होगा कि गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? गांधी जी के मृत्यु पर किसने कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? लॉर्ड माउंटबेटन, राजेंद्र प्रसाद, राधा कृष्णा, या फिर जवाहरलाल नेहरू? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जवाहरलाल नेहरू द्वारा कहा गया था। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए है, आप सभी को बताना होगा गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स हकलर किसने संबोधित किया था? गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स हकलर किसने संबोधित किया था? चर्चिल ने, इटली ने, माउंटबेटन ने, या साइमन ने? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, माउंटबेटन ने कहा था, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए है, आप सभी को बताना होगा कि निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी को आदेशित किया था कि वह भारत में प्रथम वर्ष खुले कान पर मुंह बंद कर व्यतीत करें? निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी को आदेश दिया था कि वह भारत में प्रथम वर्ष खुले कान पर मुंह बंद कर व्यतीत करें? दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक, फिरोज शाह मेहता, या फिर गोपाल कृष्ण गोखले? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले जी ने, इसका मतलब क्या है कि खुले कान का मुंह बंद करना, मतलब कि कान खुला रखना, मुंह बंद करके पूरे भारतवर्ष का मतलब कि घूमना और जांच करना, किसने कहे थे? गोपाल कृष्ण गोखले जी ने कहे थे महात्मा गांधी को, जो कि महात्मा गांधी का गुरु हैं गोपाल कृष्ण गोखले जी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए है, आप सभी को बताना होगा कि भारतीय राजनीतिक में प्रवेश के एक वर्ष पूर्व देश का पर्यवेक्षक एवं विद्यार्थी के रूप में रहने का सलाह गांधी जी को किसने दिया था? एनी बेसेंट, बाल गंगाधर तिलक, या फिर गोपाल कृष्ण गोखले? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर गोपाल कृष्ण गोखले इज द राइट आंसर। गोपाल कृष्ण गोखले जी ने उन्हें सलाह दिए थे। अगला क्वेश्चन आप सभी को बताना होगा, अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए है कि निम्नलिखित में से कौन इस सिद्धांत के प्रबल समर्थक थे कि जो नैतिक दृष्टि से गलत है वह राजनीतिक दृष्टि से कभी सही नहीं हो सकता है? तो यह किसने सिद्धांत का प्रबल समर्थक थे कि जो नैतिक दृष्टि से गलत है वह राजनीतिक दृष्टि से कभी सही नहीं हो सकता? जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, महात्मा गांधी, या राजगोपालाचारी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए है, आप सभी को बताना होगा कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग हथियार के रूप में किया था? निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग हथियार के रूप में किया था? असहयोग आंदोलन में, रॉलेट एक्ट में, अहमदाबाद के हड़ताल पर, या बारदोली सत्याग्रह पर? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अहमदाबाद के हड़ताल पर, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर।
अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए है कि निम्नलिखित में से महात्मा गांधी का कौन सा संघर्ष औद्योगिक श्रमिकों से संबंधित था। निम्नलिखित में से महात्मा गांधी का कौन सा संघर्ष औद्योगिक श्रमिकों से संबंधित था। चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद संघर्ष या फिर खेड़ा संघर्ष या इनमें से कोई नहीं। तो निम्नलिखित में से महात्मा गांधी का कौन सा संघर्ष औद्योगिक श्रमिकों से संबंधित था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अहमदाबाद संघर्ष इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए है, आप सभी को बताना होगा कि निम्नलिखित में से किसके लिए अहमदाबाद संघर्ष आरंभ किया गया था। निम्नलिखित में से किसके लिए अहमदाबाद संघर्ष आरंभ किया गया था। किसानों के लिए, सूती मिल कारीगरों के लिए, आभूषण कारीगरों के लिए या प्रेस की स्वतंत्रता के लिए। तो निम्नलिखित में से किसके लिए अहमदाबाद संघर्ष आरंभ किया गया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सूती मिल कारीगरों के लिए। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए है, आप सभी को बताना होगा कि किसने यूरोपीय नील बागान मालिकों द्वारा किसान के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया था। किसने यूरोपीय नील बागान मालिकों द्वारा किसान के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया था। बाबा रामचंद्र, राजकुमार शुक्ल या स्वामी सहजानंद सरस्वती। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए है, आप सभी को बताना होगा कि चंपारण में तीन कठिया प्रथा का क्या तात्पर्य था। चंपारण में तीन कठिया प्रथा का क्या तात्पर्य था। 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना, 3/19 भूभाग पर नील की खेती करना या 3/19 भाग पर नील की खेती करना या इनमें से कोई नहीं। तो चंपारण में तीन कठिया प्रथा का क्या तात्पर्य था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 3/20 भूभाग पर खेती करना। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए है, आप सभी को बताना होगा कि चंपारण कृषि जांच समिति का सदस्य निम्नलिखित में से कौन नहीं था। चंपारण कृषि जांच समिति का सदस्य निम्नलिखित में से कौन नहीं था। FG सिलाई, DJ अतीत या अनुग्रह नारायण या महात्मा गांधी। तो चंपारण कृषि जांच समिति का सदस्य निम्नलिखित में से कौन नहीं था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर अनुग्रह नारायण इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए है, आप सभी को बताना होगा कि इनमें से कौन 1930 के दशक में किसान सभा आंदोलन से सक्रिय रूप से जुड़े थे। इनमें से कौन 1930 के दशक में किसान सभा आंदोलन से सक्रिय रूप से जुड़े थे। स्वामी विद्यानंद, स्वामी सहजानंद, बाबा रामानंद या सरदार पटेल। तो इनमें से कौन 1930 के दशक में किसान सभा आंदोलन से सक्रिय रूप से जुड़े थे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर स्वामी सहजानंद इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए है, आप सभी को बताना होगा कि अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी। स्वामी सहजानंद या फिर इंदुलाल याग्निक या फिर NG रंगा या PC जोशी। तो अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर स्वामी सहजानंद इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए है, आप सभी को बताना होगा कि वह कौन जगह थी जहां अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था। वह कौन सा जगह थी जहां अखिल भारतीय किसान का पहला अधिवेशन हुआ था। इलाहाबाद, कोलकाता, लखनऊ या फिर पटना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर लखनऊ।
लखनऊ इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए है। आप सभी को बताना होगा कि बंगाल में तिभाग किसान आंदोलन की क्या मांग थी। बंगाल में जो तिभाग किसान आंदोलन हुआ था उसका मांग क्या था। जमींदारों की हिस्सेदारी को फसल के आधे भाग को कम करके 1/3 करना था, या फिर भूमि का वास्तविक खेतीहर होने के नाते भू स्वामित्व कृषकों को प्रदान करना था, या फिर जमींदारों प्रथा का उन्मूलन तथा कृषि दासता का अंत करना था, या फिर कृषकों को समस्त ऋणों को रद्द करना था। तो बंगाल के तिभाग किसान आंदोलन की मांग क्या थी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जमींदारों की हिस्सेदारी के फसल के आधे भाग से कम मतलब 1/3 करना था। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए है। आप सभी को बताना होगा कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार का उपाधि किसने दी थी। वल्लभ भाई पटेल जी को सरदार का उपाधि किसने दिया था। महात्मा गांधी ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, अबुल कलाम आज़ाद ने, या कस्तूरबा गांधी ने। तो वल्लभ भाई पटेल को सरदार का उपाधि किसने दिया था। तो इसका राइट आंसर होगा महात्मा गांधी जी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए है। आप सभी को बताना होगा भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। रणदेव, सत्यभक्त, लाला लाजपत राय, या फिर NM जोशी। तो भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर लाला लाजपत राय इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए है। आप सभी को बताना होगा कि कौन सी महत्वपूर्ण घटना जलियांवाला बाग नरसंहार के तुरंत पूर्व घटी थी। कौन सी घटना जलियांवाला बाग नरसंहार के तुरंत पूर्व घटी थी। असहयोग आंदोलन, रॉलेट एक्ट का बनना, या फिर सांप्रदायिक अवार्ड, या फिर साइमन कमीशन का आना। तो कौन सी घटना जलियांवाला बाग के नरसंहार के तुरंत पूर्व घटी थी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रॉलेट एक्ट का बनना। रॉलेट एक्ट इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए है। आप सभी को बताना होगा कि जलियांवाला बाग में प्रदर्शन करने के लिए लोगों का जमा हुए थे किस लिए। जलियांवाला बाग में जो प्रदर्शन हो रहा था लोगों क्यों जमा हुए थे। गांधी जी और लाला लाजपत राय की गिरफ्तारी के विरोध को प्रदर्शन करने के लिए, या फिर किचलू और सत्यपाल को बंदी बनाने के विरोध प्रदर्शन के लिए, या वैशाखी की प्रार्थना करने के लिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। किचलू और सत्यपाल 2 व्यक्ति थे, उन्हीं को बंदी बना लिया गया था। उन्हीं को विरोध प्रदर्शन के लिए जलियांवाला बाग में लोगों ने एकत्रित या फिर जमा हुए थे। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए है। आप सभी को बताना होगा, क्वेश्चन है आप सभी के लिए कि एक वर्ष के भीतर राजस्व की प्राप्ति लक्ष्य था। एक वर्ष के भीतर राजस्व की प्राप्ति था सविनय अवज्ञा आंदोलन का, होम रूल आंदोलन का, खिलाफ आंदोलन का, या फिर असहयोग आंदोलन का। तो एक वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति का लक्ष्य था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर असहयोग आंदोलन का। असहयोग आंदोलन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए है। आप सभी को बताना होगा कि निम्नलिखित में से कौन सा असहयोग आंदोलन के संबंध में सही नहीं। कि असहयोग आंदोलन के संबंध में कौन सा सही नहीं है। यह आंदोलन 1920 से 1922 तक थी। एक वर्ष के भीतर राजस्व की प्राप्ति करने का लक्ष्य था। इसमें बहिष्कार की योजना थी, या फिर जिन्ना ने इस आंदोलन का समर्थन किया था। तो निम्नलिखित में से कौन सा असहयोग आंदोलन के संबंध में नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा
ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, जिन्ना ने असहयोग आंदोलन का समर्थन किया था। गलत बात, जिन्ना ने असहयोग आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए है। आप सभी को बताना होगा निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत छोड़ दी थी। निम्नलिखित में से कौन सी असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत छोड़ी थी। महात्मा गांधी, मदन मोहन मालवीय, तेज बहादुर सप्रू या फिर चित्तरंजन दास। तो निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत छोड़ दी थी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चित्तरंजन दास इज द राइट आंसर। चित्तरंजन दास जी ने अपना असहयोग आंदोलन के दौरान वकालत छोड़ दी थी। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए है। आप सभी को बताना होगा कि किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिए थे। किस घटना के कारण असहयोग आंदोलन वापस ले लिए थे। काकोरी कांड, चौरी चौरा कांड, जलियांवाला कांड या मुजफ्फरपुर कांड। तो किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर चौरी चौरा कांड। चौरी चौरा कांड इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए है कि किस घटना के बाद महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी। चौरा चौरी कांड, खेड़ा सत्याग्रह, नागपुर सत्याग्रह, राजकोट सत्याग्रह। तो किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर चौरा चौरी कांड इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए है। आप सभी को बताना होगा कि चौरा चौरी घटना के समय गांधी जी कहाँ थे। चौरा चौरी घटना के समय गांधी जी कहाँ थे। दिल्ली में थे, कलकत्ता, चौरा चौरी में या फिर बारदोली में। तो चौरा चौरी घटना के समय गांधी जी कहाँ थे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बारदोली में थे। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए है। असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्तु के जलाए जाने पर किसने महात्मा गांधी को लिखा कि यह निष्ठुर बर्बादी है। मदन मोहन मालवीय, रविंद्रनाथ टैगोर, शौकत अली या फिर मोतीलाल नेहरू। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर रविंद्रनाथ टैगोर जी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए है। आप सभी को बताना होगा कि असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा के केवल 20 दिन ही बचे थे। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज को छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा में केवल 20 दिन ही बचे थे। राजेंद्र प्रसाद, वज्र किशोर, जयप्रकाश नारायण या श्री कृष्ण सिंह। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण जी ने असहयोग आंदोलन के दौरान पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उनका परीक्षा में केवल 20 दिन ही बचे थे। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए है कि स्वराज पार्टी का गठन किसकी असफलता के बाद हुआ। स्वराज पार्टी का गठन किसकी असफलता के बाद हुआ था। असहयोग आंदोलन या फिर भारत छोड़ो आंदोलन या फिर सिविल नाफरमानी आंदोलन या फिर स्वदेशी आंदोलन। तो स्वराज पार्टी का गठन किसकी असफलता के बाद हुआ था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर असहयोग आंदोलन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए है कि कांग्रेसी नेताओं द्वारा मैथ्यू फोर्ड, जेम्स फोर्ड रिपोर्ट की निंदा करने पर कई नरमपंथी नेताओं ने पार्टी छोड़कर निम्न में से कौन सी पार्टी का गठन किया था। कांग्रेसी नेताओं द्वारा मॉन्टेगू जेम्स फोर्ड रिपोर्ट का निंदा करने पर कई नरमपंथी नेता ने पार्टी छोड़कर निम्न में से कौन सी पार्टी का गठन किया था। स्वराज पार्टी, इंडियन फ्रीडम पार्टी या फिर इंडिपेंडेंस फॉरेस्टल ऑफ इंडिया या फिर इंडियन लिबरल फाउंडेशन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इंडियन लिबरल फेडरेशन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए है। आप सभी को बताना होगा
आप सभी के लिए है कि 1928 में साइमन कमीशन भारत के किस उद्देश्य से आया था। 1928 में जो कि साइमन कमीशन भारत में किस उद्देश्य से आया था। प्रशासनिक सुधार पर विचार के लिए, या शिक्षा के सुधार के लिए, या कृषि क्षेत्र के सुधार के लिए, या सैनिक क्षमता के मूल्यांकन के लिए। तो 1928 में साइमन कमीशन भारत किस उद्देश्य से आया था। तो इसका राइट आंसर होगा प्रशासनिक सुधार पर विचार के लिए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए है कि किस के सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था। किसके सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था। लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, सर जॉन साइमन, या लॉर्ड इरविन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन के सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए है। आप सभी को बताना होगा कि कांग्रेस दल की शाखा ने जिसके एक प्रमुख नेता जवाहरलाल नेहरू थे, इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना की, वह लीग किसके विरोध में स्थापित हुआ था। गांधी इरविन समझौता, होम रूल आंदोलन, नेहरू रिपोर्ट, या फिर मोंटफोर्ट सुधार। तो कांग्रेस दल की शाखा ने जिसके लिए एक प्रमुख नेता जवाहरलाल नेहरू थे, इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना की, वह लीग किसके विरोध स्थापित हुई थी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर नेहरू रिपोर्ट इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए है। क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशन में से किस एक अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने सर्वप्रथम की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशन में से एक की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने सर्वप्रथम की थी। लाहौर अधिवेशन 1929, कलकत्ता अधिवेशन 1928, लखनऊ अधिवेशन 1936, या रामगढ़ अधिवेशन 1940। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशन में से किस एक की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने सर्वप्रथम की थी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लाहौर अधिवेशन 1929 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए है। आप सभी को बताना होगा कि गांधी जी ने दांडी यात्रा कहाँ से प्रारंभ की थी। गांधी जी ने दांडी यात्रा कहाँ से प्रारंभ की थी। चंपारण से, साबरमती से, बारडोली से, या डांडी से। तो गांधी जी ने दांडी यात्रा कहाँ से प्रारंभ की थी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर साबरमती से। साबरमती इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए है। आप सभी को बताना होगा कि गांधी जी ने दांडी मार्च के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। गांधी जी के दांडी मार्च के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। यह साबरमती आश्रम से दांडी ग्राम तक का मार्च था, या फिर नमक कर का विरोध करना इसका विरोध प्रयोजन था, या समुद्र के किनारे पहुंचकर गांधी को नमक बनाना था, या पूरी तरह से पैदल मार्च था। तो गांधी दांडी मार्च के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए है। आप सभी को बताना होगा कि महात्मा गांधी धरसना नामक गोदान पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के धाबे के समय कहाँ थे। महात्मा गांधी धरसना नामक गोदाम पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के धाबे के समय कहाँ थे। यरवदा जेल में थे, साबरमती जेल में थे, या आगा खां पैलेस पुणे में थे, या अहमदाबाद फोर्ट जेल में थे। तो जब महात्मा गांधी धरसना नामक गोदाम पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने धाबे के समय कहाँ थे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यरवदा जेल में थे। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए है कि गांधी जी ने जिस विदेशी पत्रकार को दांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहराया वह कौन था। गांधी जी ने जिस विदेशी पत्रकार को
दांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहराया था वह कौन था? रिचर्ड ग्रेट था, या फिर वेब मिलर था, या फिर किरवाई पेज था, या फिर लुई पिसर था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वेबर मिलर इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि 1936 में गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिक ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार किया था किस आंदोलन में? गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार किया था। खिलाफत आंदोलन में, असहयोग आंदोलन में, सविनय अवज्ञा आंदोलन में, या भारत छोड़ो आंदोलन में? तो इसका राइट आंसर होगा सविनय अवज्ञा आंदोलन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए है, जियातरंग आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ था? जियातरंग आंदोलन नागालैंड में, त्रिपुरा में, मणिपुर में, या फिर मिजोरम में? तो जियातरंग आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ था? इसका राइट आंसर होगा मणिपुर इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए है, आप सभी को बताना होगा गांधी इरविन समझौता के हस्ताक्षरित होने में कितने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? गांधी इरविन समझौता के हस्ताक्षरित होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो इसका ऑप्शन है मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय, तेज बहादुर सप्रू, या चिंतामणि? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर तेज बहादुर सप्रू इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए है कि निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन का सभापति किया था? किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन का सभापति स्थापित किया था? जवाहरलाल नेहरू, जे.एम. गुप्ता, या फिर सुभाष चंद्र बोस, या फिर वल्लभ भाई पटेल? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वल्लभ भाई पटेल इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए है कि महात्मा गांधी ने जब द्वितीय गोलमेज सभा में भाग लेने लंदन गए थे तब वे ठहरे थे कहाँ? सेंट जेम्स पैलेस में, किंग्सले हॉल में, इंडिया हाउस में, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर होगा किंग्सले हॉल में, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए है, आप सभी को बताना होगा कि अगस्त 1932 में रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार पृथक निर्वाचन समूह बनाया गया। मुसलमानों के लिए, भारतीय ईसाइयों के लिए, एंग्लो इंडियंस के लिए, या अछूतों के लिए? तो 1932 में रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार पृथक निर्वाचन समूह बनाया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर अछूतों के लिए। अछूतों के लिए यह बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, पूना समझौता का उद्देश्य क्या था? पूना समझौता जो हुआ था उसका उद्देश्य क्या था? हिंदू मुस्लिम एकता, दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व देना, राजाओं को विशेषाधिकार देना, या द्वैध शासन पर पुनर्विचार करना? तो पूना समझौता का उद्देश्य क्या था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व देना, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए है, 1937 में प्रांतों में मंत्रिमंडल के निर्वाचन के उपरांत कांग्रेस का शासन कितने महीने चला था? 1937 में प्रांतों में मंत्रिमंडल के निर्वाचन के उपरांतर में कांग्रेस का शासन कितने महीना चला था? 28 महीना, या फिर 29 महीना, या 30 महीना, या फिर 31 महीना? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 28 महीना। 28 महीना चला था। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए है, आप सभी को बताना होगा कि सुभाष चंद्र बोस के त्याग पत्र के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन हुआ था? जब सुभाष चंद्र बोस ने त्याग पत्र दिए थे तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन हुआ था? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, या फिर पट्टाभी सीतारमैया, या राजेंद्र प्रसाद, या सरदार पटेल? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी,
राजेंद्र प्रसाद इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए है। आप सभी को बताना होगा कि अन्य रजवाड़ों के भारत में विलय के बाद किन 3 राज्यों ने भारत में शामिल होना विलंबित किया। जूनागढ़, मैसूर, जम्मू कश्मीर। जूनागढ़, हैदराबाद या जम्मू कश्मीर। उदयपुर, कपूरथला या जम्मू कश्मीर। या हैदराबाद, उदयपुर या त्रावणकोर। तो अन्य रजवाड़ों को भारतीय में विलय के बाद 3 राज्यों ने भारत में शामिल होना विलंबित किया। इसका राइट आंसर होगा बी, जूनागढ़, हैदराबाद एवं जम्मू कश्मीर। अगला है आप सभी के लिए कि निम्नलिखित में से देशी राजाओं में कौन यथावत समझौता पर पक्षधार था। निम्नलिखित में से देशी राजाओं में से कौन यथावत समझौता पर पक्षधार था। हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, जूनागढ़ या फिर मैसूर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर हैदराबाद इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए है। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था। जब द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था तो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था। क्लीमेंट एटली, एंथोनी एडियन या फिर विंसेंट चर्चिल या होराल्ड विल्सन। तो द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था। इसका राइट आंसर होगा विंसेंट चर्चिल। विंसेंट चर्चिल इज द राइट आंसर, जो कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए है कि मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र का विचार किसने किया था। मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र का विचार किसने किया था। मोहम्मद अली जिन्ना, सर सैयद अहमद खां या फिर मोहम्मद इकबाल ने या फिर लियाकत अली खान ने। तो इसका राइट आंसर होगा मोहम्मद इकबाल इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए है। आप सभी को बताना होगा कि पाकिस्तान प्रस्ताव की रूपरेखा किसने तैयार किया था। पाकिस्तान प्रस्ताव का रूपरेखा किसने तैयार किया था। रहमत अली, सिकंदर, हयात खान, मोहम्मद अली जिन्ना या फिर फजलुल हक। तो पाकिस्तान प्रस्ताव की रूपरेखा किसने तैयार किया था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सिकंदर हयात खान इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए है कि भारतीय स्वाधीनता विधेयक को राजकीय स्वीकृति कब प्राप्त हुई। भारतीय स्वाधीनता विधेयक को राजकीय स्वीकृति कब प्राप्त हुआ था। 18 जुलाई 1947, 19 जुलाई 1947, 20 जुलाई 1947 या 21 जुलाई 1947। तो भारतीय स्वाधीनता विधेयक को राजकीय स्वीकृति कब प्राप्त हुई। इसका राइट आंसर होगा 18 जुलाई 1947 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए है कि भारतीय स्वतंत्रता के समय अंग्रेजी महाराजा कौन थे। भारतीय स्वतंत्रता के समय अंग्रेजी महाराजा कौन थे। जॉर्ज पंचम, जॉर्ज षष्ठम या फिर राजा एडवर्ड सप्तम या फिर जॉर्ज अष्टम। तो इसका राइट आंसर आप सभी को कमेंट में करके बताना है। ये क्वेश्चन आप सभी को होमवर्क के तौर पर दे रहा हूँ। अगर आप सभी को प्रिय स्टूडेंट वीडियो अच्छा लगा, एग्ज़ाम की तैयारी से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, तो चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक एंड अपने दोस्तों के पास इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इसका लाभ ले सकें। मिलते हैं अगले टॉपिक पे।